बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गया उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बहुत सारी खबरें आज आपको देने के लिए। नंबर एक, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पर उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ इस रास्ते में या मैं मारा जाऊँ तो मैं ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है, जहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फ़ैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फ़ैसलों और सज़ाओं की तरह तोशाखाना 2 का फ़ैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फ़ैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें यह हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी ख़वातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफात पर ख़वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन नबारंग बलोच और दीगर ख़वातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और अखलाकियात के बरअक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फ़ौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के ज़रिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुज़ामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मुज़ामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 20 दिसंबर 2025। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़ोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पे खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मारी बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, वो पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, या अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, ख़ानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक
या कोई एक मोमेंटम बनाने के लिए अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाए। वो जलसे वलसे कर रहे हैं, तो जलसे तो पहले भी होते रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रहती हैं, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इनकलाब का दरवाज़ा खोलना हो वो खाली जलसे नहीं करते, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्हें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर गांव में, करिया करिया हर जगह जाकर उन्हें अपना पैगाम ना सिर्फ पहुंचाना होता है बल्कि ज़ोरदार तरीके से लिए उसके साथ साथ लोगों को मुनज़्ज़म करना होता है। ज़ोरदार तरीके से एक बड़ी पुरअमन फोर्स कायम करनी होती है जो ना सिर्फ लोगों की राय को बदले बल्कि जब वक्त आए तो फिर सारे के सारे बाहर निकले तो पूरे पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएं। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो लगातार बैन अल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रही है। इसमें अलीमा खानम ने एक और इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, और ये आवाज़ उठा रहे हैं हर फोरम के ऊपर, हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बच्चे हों, इमरान खान साहब की बहनें हों, ये लोग भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं और कोई है ही नहीं इमरान खान का या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो भी उतना काम नहीं कर पा रहे। एक बड़ी डिवाइड पैदा हो गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ धड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की जान छुड़ाने के लिए मिलकर कोशिश की जाए। देखिए, आपस में लड़ना तो बड़ा आसान होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर फड्डा है तो फिर आपको खुलकर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों का जो इंटरव्यू हुआ ना मेहदी हसन के साथ, उसने एक वाकया भी सुनाया। मेहदी हसन बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी मैं टैक्सी में बैठा तो पाकिस्तानी ड्राइवर था। नॉर्मली यहाँ पे यूके में आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर ही आपको मिल जाते हैं, कोई इंडियन भी मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर्स मिलते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी ड्राइवर था कहता है जी वो मैंने जब उससे बात की तो वो इमरान खान का तस्करा करते हुए वो रो पड़ा। उसने कहा जी मैं इमरान खान के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये इमरान खान साहब के बेटों को उसने बताया। ये उसने कहा मैं लंदन में टैक्सी में बैठा तो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था, मैंने पूछा कि तुम इमरान खान के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा सर मैं इमरान खान की खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो रो पड़ा। ये मेहदी हसन ने बताया देखें यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, ना सिर्फ यूरोप में पूरे में, बरतानिया में, आयरलैंड में, जापान में, मैं जिन ममालिक में गया इवन अज़रबैजान में, जॉर्जिया में, जहाँ जहाँ मैं गया जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो भी मुझे कोई मिला, हत्ता कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन ममालिक के जो लोग हैं वो भी इमरान खान को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं और उन्हें एक बात समझ नहीं आती कि इमरान खान जेल में क्यों है। तो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं वो तो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। अब जनाब मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जितने उन्हें इकट्ठा किया जाए, दोबारा कोई इख्तलाफ है तो उसको दूर किया जाए। तो 23 दिसंबर को पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने यूरोप में, बरतानिया में धरने दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगी, तो इस मौका पर मुलाकात अगर ना करवाई गई तो ये प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज बैरून मुल्क हैं उन तमाम एम्बेसीज के बाहर बाकायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ओवरसीज़ पाकिस्तानी धरने देकर बैठेंगे, जैसा कि वो अडियाला जेल के बाहर वहाँ धरने देकर बैठते हैं। तो ये एक प्रेशर डालने का सिलसिला था कि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा। इमरान खान साहब ने जब हुक्म दिया तो उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में ही शहरियों से मुलाकातें शुरू कर दी। ये अब सुहेल अफरीदी साहब का अकेले का काम नहीं है, अब ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी में नौजवानों को इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में नौजवानों ने जिम्मेदारी ली थी, ऐसे पाकिस्तान में नौजवानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ओहदों शोदों को भूल कर, बड़ी बड़ी पोजीशंस को भूल कर, वजारतों और मुशारतों को भूल कर नौजवानों को अपने अपने गली मोहल्ले, अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने गाँव में हर तरफ ये पैगाम लेकर जाना पड़ेगा और पूरी एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी। ये सर्दियों के 1-1.5 महीना इनके पास है, यानी दिसंबर के अभी 10 दिन बाकी हैं, इसके बाद जनवरी और फरवरी के 10-15 दिन बाकी हैं, उसके बाद ही कोई तहरीक चलेगी तो चलेगी। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि मौसम बहार की आमद तक इतनी सर्दी के अंदर नॉर्मली तहरीकें पाकिस्तान में नहीं चलती, लिहाजा ये वो टाइम है जब तहरीक का मोमेंटम बनाया जा सकता है। तो इन 40-50 दिनों को ज़ाया करने की बजाय इसमें मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 50-60 दिन का टाइम है, लगभग 2 महीने हैं, 1.5-2 महीने। तो इन 1.5-2 महीनों में 50 से 60 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सारा मोमेंटम बनाना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी गए, जाके लोगों के अंदर घुल मिल गए, बातें की,
बहुत सारे लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो लोग आते रहते हैं, हुक्मरान आते हैं लेकिन अपने प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, हमें ऐसे कोई नहीं मिलता। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होते ना, फिर ये एतमाद आपके पास नहीं होता। इस किस्म का एतमाद आपको तभी होता है जब आप आवाम के वोटों से आए होते हैं और आपको डर नहीं लग रहा होता। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर ये फैसला तो आ गया, इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रोला डाल दिया, पूरी दुनिया के अंदर रोला डाल रहा है कि जनाब ये गलत हो गया, ज़्यादती हो गई। अपोजिशन जमातें अपना मौक़िफ़ इस पे दे रही हैं, हुकूमत कह रही जी बहुत ठीक हो गया, इमरान खान को तोशाखाना में सज़ा होनी चाहिए थी, जनाब हो गई। लेकिन अब होगा क्या? देखिए, इमरान खान साहब की 2 अपीलें पेंडिंग हैं, ये हो जाएंगी अब। एक तो इमरान खान साहब की अपील जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में वो पेंडिंग है, उसमें इमरान खान साहब को लगभग 1 साल होने वाला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अपील ही नहीं लगा रहा, सुन ही नहीं रहे उन्हें, तो साल तो उन्होंने निकाल दिया। अब ये एक और केस आ गया, इसमें भी अगर इमरान खान साहब अप्लाई कर देते हैं, एक और अपील कर देते हैं, तो 1 साल इसमें भी वो गुजार लेंगे। इमरान खान को जेल में रखना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए या आसिम मुनीर साहब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कानून को उन्होंने नाक बना दिया, मोम की नाक, वो जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं, मसला ही कोई नहीं। तो कानून के मुताबिक, यानी इस वक्त जिस तरह कानून को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अदालतों की मदद से इमरान खान को जेल में रखना, अगर आसिम मुनीर साहब ने तो 10 साल रख ले। हाँ, अगर बाहर निकालना है इमरान खान साहब को तो आप अदालत के जरिए इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में कोई एक अदालत अब उस हालत में नहीं है जो इंसाफ देने की पोजीशन में हो। हर जगह पे कंप्रोमाइज्ड चीफ जस्टिसेस हैं और उनकी मर्जी के बगैर केस लग नहीं सकता। स्पेशली इस्लामाबाद में तो जस्टिस सरफराज जोगर को लाया गया, तो इंसाफ तो नापैद है, अब वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जाएगा। ये अब जितना देर चाहेंगे इस मामले को लटका देंगे। रास्ता एक ही है कि अवाम निकल के बाहर आ जाए, वो एहतजाज करे, लेकिन अवाम को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये भी सज़ा सुना दो, ये भी सज़ा सुना दो। यानी अब परसों हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल सज़ा सुनाई 9 मई में, कल फिर सुना दी, अभी एक आधे दिन में और सज़ाएँ आ जाएंगी। इमरान खान साहब को भी 17 साल सज़ा सुना दी। ये किया क्यों जा रहा है? यही काम इससे पहले भी किया गया था, इलेक्शन से चंद दिन पहले 2024 में, लेकिन वो बैकफायर कर गया था। अभी दोबारा से वही काम किया जा रहा है। ये काम बार बार इसलिए किया जाता है कि लोग मायूस होना सीख लें। ये जो मायूसी है ना, ये मुसलमानों में होती नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार लोगों को डिप्रेशन में डालते रहें, लगातार लोगों को आप ऐसी चीज़ें करते रहें, तो एक वक्त आता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस होना सीख लेते हैं। इसको कहते हैं कलेक्टिव लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये बाकायदा इसकी एक टर्मिनोलॉजी है। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या होती है। यानी आप ये सीख लेते हैं कि मैं हेल्पलेस हूं, आप ये सीख लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। ये अवाम को इस सतह पे लेकर जा रहे हैं कि कलेक्टिवली सारी अवाम ये सोचना शुरू हो जाए, उन्हें नहीं, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, और यार जैसे दिल करेगा फौज वैसे ही चलाएगी, और जैसे दिल करेगा मिलिट्री एस्टेब्लिश, जो आर्मी चीफ ने कहना है वही होना, और जो अमेरिका से हुक्म आना है वही आना। इन्होंने इसी तरीके से पिछले डिक्टेटर्स ने मिलकर इस मुल्क को चलाया। इमरान खान वो पहला आदमी जिसने अवाम को उम्मीद दे दी, अवाम को इतनी ज़्यादा उम्मीद दे दी कि अब अवाम को ये लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, हम इनसे अपना मुल्क छीन लेंगे। लेकिन दोबारा से सारा निज़ाम मिलकर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग अपने आप को हेल्पलेस महसूस करें कि वो बेचारे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए अब इस किस्म के टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। क्या इनका फ़ायदा होगा या इस मरतबा फिर ये बैकफायर करेंगे? ये तो डिपेंड करता है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी तकारीर हुई, आज के दिन में जारी रहेगी। जब ये फाइनल हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि इसका नतीजा क्या निकला। लेकिन वहाँ पे एक ब्रिगेडियर जनाब महमूद साहब वहाँ पे मौजूद थे। 97 ईयर्स उनकी एज है, और मैंने पहले भी आपको इनके बारे में तारुफ करवाया था। उन्होंने कहा जिस किस्म का DGI-SPR हमारी मुसल्लह फ़ौज पर मुसल्लत किया गया है वो शर्मनाक है। ये ठगों की हुकूमत है जिसके पीछे ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करने वाला शख्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया, मगर हालिया कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बावजूद सारा क्रेडिट आसिम मुनीर को दे दिया गया और उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया। आसिम मुनीर ने इस एजाज़ को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए खुद को इस हद तक मजबूत कर लिया कि आज अमलन पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हुकूमत है। वो जो चाहता है वही करता है।
ये जनाब ब्रिगेडियर महमूद साहब फरमा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लोग अब ना सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि बोलना भी शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये सिस्टम कहीं जाने के मूड में नहीं है, इसे भेजना ही पड़ेगा। अगर कोई अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप पे चल जाती है, गलियों मोहल्लों में लोग निकल आते हैं, लोग निकल के सड़कों में बैठ जाते हैं और लोग कहते हैं हम घर नहीं जाते, निज़ाम नहीं चलेगा जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा और जब तक पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा और ये 2 नंबर हुकूमत घर नहीं भेजी जाएगी। तो ये सिस्टम तो कहीं जाने के मूड में नहीं है। इसका आप अंदाज़ा यहाँ से कर लेना जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया, यानी हद ही कर दी वहाँ पे। तो ना कोई कानून है इस मुल्क में, एक तरीकाकार होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसको बाईपास कर दिया। वो बता रहे हैं कि जनाब ये जज साहब मुझे बुला के मेरे पे दबाव डालते रहे, वही जज साहब उनके खिलाफ सजा दे रहे हैं कि जनाब हटाओ इनको। और बाकायदा जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है वो कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कह रहे हैं डिग्री जाली नहीं है, कह रहे हैं डिग्री जाली नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। और बस पिछले साल आपको याद होगा कि रियाद अहमद साहब थे प्रोफेसर सिंडिकेट के, उन्हें अगवा भी किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया था। तो बस यही कार्रवाई है। आपको याद होगा एक जज साहब होते थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने से इनकार कर दिया था। ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला हुआ था ना, तो उस वक्त भी एक जज साहब होते थे जिन्होंने इनकार कर दिया था, जस्टिस सफदर शाह साहब। इन्होंने कहा था जी मैं इसका गंद का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। तो ये जो जज साहब थे ना, इनकी मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई थी, अभी बीए की डिग्री जाली निकल आई है। इमरान खान की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, शुक्र है, वरना वो भी इन्होंने जाली कर देनी थी, इनका कोई पता नहीं होता। तो नादरीन, वो बड़ी खबर जिसकी तरफ हम हर वीलॉग में उसका जिक्र करते हैं, उसकी तरफ हम दोबारा आ जाते हैं। और ख़बर यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद कर दिया है। पाकिस्तान में ये बहस बहुत हद तक छिड़ चुकी है। वो मौलवी जो थोड़े दिन पहले तक फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के सामने खुशामद कर रहे थे, अब वही मौलवी जो है वो अजीबोगरीब कशमकश में वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी फ़ौज जाएगी नहीं जाएगी, हम क्या करने जाएंगे गज़ा। वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का आइडिया है कि अगर हमने हमायत कर दी फ़ौज के गज़ा जाने की और फ़ौज गज़ा में चली गई और हमास के साथ फ़ौज की झड़प हो गई या हमास के साथ फ़ौज की लड़ाई हो गई या इन्होंने हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिश की, और ये चीज़ें आलमी मीडिया में तो आ जाएंगी, और जब ये चीज़ें आलमी मीडिया में आ जाएंगी तो हमारी पाकिस्तान में मंजी ठुक जाएगी। ये वो तमाम मौलवी जो खुशामदी मौलवी हैं, दरबारी मौलवी हैं, वो बेचारे भी परेशान है कि इस सिचुएशन में अब करना क्या है। वो मुँह छुपाते फिरते, उन्हें समझ नहीं आ रही। देखें, अगर फ़ौज गज़ा में नहीं जाती तो इस सूरत में क्या होगा, फिर दूसरी फ़ौजें बुलाई जाएंगी, उनको भेजा जाएगा, और पाकिस्तान जो खिदमात सर अंजाम दे सकता है, जितना अपने आप को पेश कर सकता है ट्रंप के सामने, उस लेवल तक पेश नहीं करेगा तो ट्रंप भी उनको उसी तरह देखेगा पाकिस्तान को। लेकिन अगर ये फ़ौज भेजते हैं तो ट्रंप का आशीर्वाद इनके सर पे रहेगा। लेकिन फ़ौज वहाँ जाती है तो फिर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, फ़ौज वहाँ पे सिर्फ सैर सपाटे के लिए तो नहीं जा रही, ना ही फलाई कामों के लिए जा रही है कि जाके अस्पताल में संभाल ले लोगों को, ना ही वो लोगों की रेस्क्यू करने के लिए जा रही है। फ़ौज एक्चुअली वहाँ पे जा रही है अमन कायम करने के लिए, और वो इसराइल के बिहाफ पे हो रहा है, अमेरिका के बिहाफ पे हो रहा है, वो हमास या फ़लस्तीन के बिहाफ पे नहीं हो रहा। और डिमांड सबसे नंबर 1 क्या है कि हमास को वहाँ से बेदखल किया जाए, हमास को, और हमास की वहाँ पे हुकूमत है, याद रखिएगा। ये गज़ा का पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन है जो करने के लिए एक फ़ौज वहाँ पे भिजवाई जाएगी। अगर पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाती है और इसराइल की और हमास की लड़ाई होती है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तानी फ़ौज किससे लड़ेगी? हमास से लड़ेगी या इसराइल से लड़ेगी? या रोकेगी तो किसको रोकेगी? क्या पाकिस्तानी फ़ौज किसी लम्हे भी एक लम्हे के लिए इसराइल के साथ लड़ने जा रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल की मर्जी से अगर कोई फ़ौज वहाँ पे जा रही है तो वो इसराइल से तो कभी नहीं लड़ेगी ना। हाँ, ये बात हमारे वुज़रा पहले दिन से कह रहे हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करना ज़रूरी है, और हमास ने ये बात तस्लीम की। ये झूठ हमारे वुज़रा बोल रहे हैं, क्योंकि हमास ने 14 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के जवाब में ये कहा था कि जंगबंदी भी कबूल है, यरगमालियों की रिहाई भी कबूल है, लेकिन हथियार हम नहीं फेंकेंगे जब तक कि फ़लस्तीन की अपनी एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत नहीं बन जाती और कोई सियासी सलूशन नहीं निकल जाता, तब तक हथियार हम नहीं फेंकेंगे। और यही बात मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही। मोहम्मद बिन सलमान, उनको जितना क्रेडिट दें वो कम है इस मामले में कि एक आदमी, एक अरब मुल्क का हुक्मरान, वो एटमी ताकत भी नहीं है, वो बहुत बड़ी फ़ौज भी नहीं है, एक बड़ी इकॉनमी ज़रूर है, वो अमेरिका में बैठा है अमरीकी सदर के सामने, और उसने हामी नहीं भरी। उसने कहा जी फ़लस्तीनी रियासत, अगर फ़लस्तीन के अंदर एक रियासत होगी,
अभी तक जो खबरें आई उसके मुताबिक यही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अब्राहम अकॉर्ड को मनोअन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी अब फ़लस्तीनी रियासत की बात करें ना, पहले आप, अगर यहाँ एक रियासत बन जाती है, फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाता है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम भी तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके लिए एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। पाकिस्तानी फ़ौजी अगर वहाँ जाएंगे तो किससे लड़ेंगे, किसको गैर मुसल्ला करेंगे, ये सवालात इन मौलवियों को खाए जा रहे हैं जो बेचारे माहौल बना रहे थे। नाज़रीन, एक और ख़बर आपने यानी इसको याद रखना है, अपने जहन में रखना है कि ये जो कुछ भी पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है ना, ये पैसे हासिल करने के लिए कर रही है। इनके पास तनख्वाहें देने तक के भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी तरह बर्बाद हुई है। पाकिस्तान का जीडीपी नीचे गया है। पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो नीचे गई है। पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। हम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे। महंगाई का हमने एक अजाब मुसल्लत कर दिया कौम के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे। लोगों को तनख्वाहें देने के लिए और अपने मुल्क को चलाने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। अगर कर्जे ना मिले तो हमें 2 दिन में दिवालिया हो जाए, जो हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी है। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ एक डाटा आपके सामने रखता हूं कि एक साल में 10 अरब डॉलर्स दुबई में गए हैं पाकिस्तानियों के, और अब तक पाकिस्तानियों के 100 अरब डॉलर्स के असासे दुबई के अंदर बन चुके हैं। ये मैं सिर्फ एक मुल्क और एक जगह की आपको बता रहा हूं, बाकी सब आप निकालें तो आप हैरान हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।